Very good morning to all of you. So this brings us to the end of the pharmacokinetics part, but we have to discuss few clinical scenarios like a few questions which are related to the way you have to give drugs and the way you have to use clinical pharmacokinetics in your day-to-day practice. So one is loading dose. This has been asked in your previous exams in final MBA also. Multiple times this question has come, and it is also a very important question for your internal examination also. This question, I think it is a must kind of question which must be asked, because you have to keep in mind the concept of loading dose. So what is loading dose? This is a simple single or a few quickly repeated doses which is given to begin the target concentration to be achieved. जैसे हम लोगों को अगर कोई टारगेट कंसंट्रेशन अचीव करना है, तो क्या है कि अगर छोटा छोटा डोज हम लोग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा वो टारगेट कंसंट्रेशन अचीव करने में, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या करता है, जो भी ड्रग हम लोग देते हैं उसको टिश्यूज़ में, फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला डोज जो है वो हम लोग थोड़ा ज़्यादा देते हैं। बाद में जब वो टारगेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाता है तो फिर हम लोग मेंटेनेंस डोज देते रहते हैं एक रिपीटेड इंटरवल पे अकॉर्डिंग टू द half life of the drug. So this is a single or few quickly repeated doses given in the beginning to attain a target concentration rapidly. इसका अगर फार्मूला तुम लोग देखोगे तो लोडिंग डोज क्या है, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन Cp इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई F। तो F क्या है, F जो है तुम्हारा बायोअवेलेबिलिटी, इसको फ्रैक्शनल बायोअवेलेबिलिटी भी बोलते हैं हम लोग, है ना, फ्रैक्शनल बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जितना ड्रग तुम दे रहे हो बायोअवेलेबिलिटी अच्छी तरह से तुम लोगों को बता चुके हैं क्या होता है, उसमें से कितना तुम्हारा ब्लड में पहुंच रहा है, दैट इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी। सो लोडिंग डोज इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्लियरेंस, नॉट डिपेंडेंट ऑन द टी हाफ, ये याद रखना है। तो कई बार MCQ इस तरह से तुमसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लोडिंग डोज इज नॉट डिपेंडेंट, तो उसमें हमेशा याद रखना कि क्लियरेंस टी हाफ के बाद एक बोथ ऑफ दीज भी रहता है। ठीक है, तो दोनों को मिला के मारना है ना। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, बायोअवेलेबिलिटी पे लोडिंग डोज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम लोग अचीव करना चाहते हैं उस पर भी डिपेंडेंट होता है। उसी के बाद आता है तुम्हारा मेंटेनेंस डोज, डोज दैट इज रिपीटेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स आफ्टर अटेनमेंट ऑफ टारगेट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये जो CPSS है इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं बट पढ़ते उल्टा है, बैक साइड पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, है ना। सो एज टू मेंटेन द सेम बाय बैलेंसिंग एलिमिनेशन, इट इज गवर्न बाय द क्लियरेंस और टी हाफ, है ना। तो मैथमेटिकली अगर देखें हम लोग तो मेंटेनेंस डोज क्या है, डोजिंग रेट हम लोग का क्या है, और बायोअवेलेबिलिटी से उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को मेंटेनेंस डोज पता चल जाएगा। देखो इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, एक्स एक्सिस में तुम्हारा टाइम है और वाई एक्सिस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, अगर छोटा छोटा रिपीटेड डोज हम लोग दे रहे हैं तो हम लोगों को थेरेप्यूटिक लेवल पहुंचने में देखो कितना टाइम लग रहा है ना। बट यहीं अगर हम लोग इसको मान लो, हम लोग आवर मान लेते हैं, तो 15 घंटा बाद वो इस थेरेप्यूटिक लेवल पहुंचेगा। बट यही अगर हम लोग सिंगल लोडिंग डोज दे दें और उसके बाद फिर क्या है मेंटेनेंस डोज देते रहे, तो ये चीज़ जो है कितना 5 घंटा में ही ये काम हो सकता है, 5 घंटा से भी पहले ही इनफैक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ड्रग है ना, बायोअवेलेबिलिटी कैसा है उसका, उस हिसाब से वो उस पर डिपेंड करेगा। बट एक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे ड्रग जिनको फ्रीक्वेंट डोजिंग चाहिए, उनका एक लोडिंग डोज दे देने से अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो हम लोगों को बेनिफिशियल होता है। जैसा हम लोग क्लोरोक्विन के केस में जब मलेरिया का ट्रीटमेंट देखेंगे तो क्लोरोक्विन के केस में हम लोग देखेंगे, उसी तरह से हम लोग जब पिप्रेसिलिन टैजोबैक्टम का डोजिंग देखेंगे एंटीबायोटिक्स में, तो उस टाइम में भी हम लोग देखेंगे कि पिप्जो का हम लोग एक लोडिंग डोज दे देते हैं, उसके बाद एक मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू देते रहते हैं। डोजिंग रेजिमेंट का अगर बात करें तो सिंगल डोज ट्रीटमेंट्स यूज़ होता है, जैसे कि हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स, जिनको लेने के बाद क्या हो, नींद आ जाए, है ना, तो उनको हम लोग हिप्नोटिक्स बोलते हैं। उसी तरह से एनाल्जेसिक्स, जो दर्द कम करे, लैक्सेटिव्स जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं। तो इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको एक बार में एक अच्छा डोजिंग देना पड़ेगा, अदरवाइज वो ड्रग बेनिफिशियल ही नहीं होगा पेशेंट के लिए। मल्टीपल डोज ट्रीटमेंट में क्या होता है, ड्रग्स विद शॉर्ट हाफ लाइफ
गिवन एट ट्रीटमेंट इंटरवल ऑफ 1 to 2 हाफ लाइफ, है ना। तो उस टाइम में आपको हर थोड़ा थोड़ा देर पे आपको ड्रग देते रहना है। ड्रग्स हैविंग हाफ लाइफ लेस देन 30 मिनट्स आर बेटर गिवन बाय आईवी इन्फ्यूजन्स, ठीक है ना। सो एंड ड्रग्स हैविंग लॉन्ग हाफ लाइफ मोर देन 12 आवर्स, इसका बहुत स्पेसिफिक फीचर्स होता है। जैसे अगर हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, स्लो एलिमिनेशन है, हेंस accumulate in the cumulative in nature होता है इसका, and take several days to reach plasma state concentration, steady state plasma concentration, and loading dose to offset any unwanted delay, high dose in administration, है ना। तो इसीलिए हमेशा लोडिंग डोज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कंसंट्रेशन ब्लड में इजीली अचीव किया जा सके। प्रिंसिपल क्या है? द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग आर क्वालिटेटिवली सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल्स, है ना। क्वालिटेटिवली सिमिलर है बट क्वांटिटेटिवली सिमिलर नहीं है, ये हम लोगों को याद रखना है। हाउएवर फॉर सेवरल रीजन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में डिफर कंसिडरेबली। ये क्यों है भाई? क्योंकि हर किसी का बॉडी वेट अलग है, हर किसी का अमाउंट ऑफ फैट बॉडी में अलग है, हर किसी का अमाउंट ऑफ मसल मास जो कि डायरेक्टली कोरिलेट करता है अमाउंट ऑफ प्रोटीन के, वो अलग है। इसलिए ईच पर्सन मस्ट बी कंसिडर्ड इंडिविजुअली एंड द डोज मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। वन साइज फिट ऑल वाला कंसेप्ट हम लोग इसमें नहीं लगा सकते हैं। और इसीलिए आईवी फार्मूलेशन में हम लोगों को ड्रग मिलता है तो आराम से हम लोग चाहें तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करके डोज दे सकते हैं। सो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये तुम लोगों को हम पहले भी ये टर्म के बारे में थोड़ा सा बताए हैं कि टीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फार्माकोलॉजी में, ठीक है। टीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ड्रग्स विथ नैरो सेफ्टी मार्जिन, है ना। जैसे लिथियम हो गया, जितना एंटी एपिलेप्टिक्स है उसके केस में टीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स viability, volume of distribution and clearance. F stands for viability, V for volume of distribution, CL for clearance. Because each of these parameters varies considerably among individual, the actual steady state plasma concentration in a patient may be 1/3 to 3 times that calculated on the basis of population data. तो ये हम लोगों को याद रखना है। लास्ट स्लाइड में भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए कि पॉपुलेशन डेटा के बेसिस पे नहीं करना है, इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट इसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा। Therapeutic drug monitoring is measurement of the serum concentration of medication to obtain optimal concentration and benefit to patient with maximal toxic adverse effect, है ना। तो कोई भी ड्रग ऐसा जिसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, अगर उसको तुम बहुत कम दोगे तो पता चला कि थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ही नहीं पहुँचेगा, तो फिर कोई काम का ही नहीं रहा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा दिए तो टॉक्सिसिटी करा सकता है। इसीलिए हम लोगों के लिए टीडीएम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर मोस्ट ड्रग टीडीएम इज़ नॉट नेसेसरी। और बहुत बार क्या होता है, टीडीएम के बिना भी हम लोग चाहें तो उसका इफेक्ट हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे इफिकेसी तो देख ही सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है तो तुम बस ब्लड प्रेशर मेजर करते रहो, पता चल जाएगा कि कितना इफेक्टिव है। और उसका जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो अदर पैरामीटर्स को देख करके हम लोग जज कर सकते हैं। शुगर का मेडिसिन में भी वैसा ही है, ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्टिंग करते रहो, तुमको शुगर लेवल कितना कंट्रोल हो रहा है उससे ये पता चल जाएगा कितना काम कर रहा है। और अगर मान लो हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट बता देगा। सो इम्पॉर्टेंट इफ ड्रग हैज नैरो इफेक्टिव रेंज और इफ नैरो थेरेप्यूटिक और टॉक्सिक इंडेक्स। इंडिकेशन क्या क्या है भाई टीडीएम का? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ओवर और अंडर डोजिंग, नैरो थेरेप्यूटिक या टॉक्सिक इंडेक्स है। ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है बहुत बार पेशेंट ड्रग्स का एक दूसरे के साथ, और पेशेंट कंप्लायंस को भी हमको ध्यान में रखना है, बिकॉज अगर टॉक्सिसिटी आएगा तो पेशेंट का कंप्लायंस बिगड़ जाएगा। सो अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट दैट में अनप्रिडिक्टेबली अफेक्ट सर्कुलेटिंग ड्रग कंसंट्रेशन, है ना, ये भी हो सकता है। जैसे कॉमन ड्रग्स जो कि हम लोग मेजर करते हैं बहुत कॉमनली, कार्डियक ड्रग डिजॉक्सिन, है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक ड्रग्स में, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो डिजॉक्सिन हम लोग मेजर करते हैं। उसके बाद एंटी सीजर ड्रग जैसे कि फेनोबार्बिटॉल, ये भी यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। अब तो इसका यूज़ घट गया है पहले से, बट जब कुछ भी काम नहीं करता है तो फेनोबार्बिटॉल फिर दे देते हैं हम लोग। बाकी फिर एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमिकासिन, जेंटामाइसिन, वैनकोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आते हैं ये, और इनका भी यूज़ कहीं कहीं पे करना ही पड़ता है क्योंकि ये कॉमनली यूज ड्रग नहीं है, तो कल्चर सेंसिटिविटी में ये सेंसिटिव है अभी भी। उसके बाद कुछ कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर एंटीवायरल्स, है ना, जैसे इंडिनावेर, रेटोनावेर, ये सब कुछ एंटी कैंसर ड्रग हैं। मेथोट्रेक्सेट जिनका के यूज़ अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी मेक्सेट यूज़ किया जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, ये सब का भी।
तो ये तुमको एग्जाम्पल में आ सकता है और एमसीक्यू में उल्टा तरह से आ सकता है। जैसे तुमसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो उसमें 3 ऐसा ड्रग होगा जिसका टीडीएम किया जाता है, और कोई एक सिंपल सा ड्रग होगा जिसका उतना टॉक्सिसिटी नहीं है, तो उसका टीडीएम नहीं करते हैं हम लोग। तो हो सकता है वो तुमको पहचान में ना आए कि वो ड्रग कौन सा है, आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट जो जिसका करते हैं वो नाम तो तुमको याद रखना है। उसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को भी हम लोग टीडीएम कराते हैं बहुत सारा। लिथियम तुम लोगों को कई बार मैं बता चुका हूँ, लिथियम ऐसा ड्रग है जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत नैरो है, तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह से थियोफाइलिन, इट इज़ अ वेरी गुड ब्रोंकोडाइलेटर, आईवी भी यूज़ होता है, ओरल भी यूज़ होता है, अस्थमा सीओपीडी के केस में बहुत इस्तेमाल है। तो थियोफाइलिन का भी हम लोग टीडीएम करते हैं। थेरेप्यूटिक रेंज देखो सबका दिया हुआ है, तुमको याद करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट तुमको ऐसे दिखाने के लिए हम डाल दिए हैं, है ना। डिजॉक्सिन का 0.5 to 2.1 होता है, कॉर्ड्रोन एम्योडारन जिसको बोलते हैं 1 to 2.5 होता है, लिग्नोकेन का 2 to 5 होता है, क्विनिडीन, मैक्सिलिटीन, सैलिसाइलेट, थियोफाइलिन, है ना। तो इन सब का तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक लिस्ट में नज़र में नाम रखो कि इन ड्रग्स का टीडीएम होता है। सो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल और फ्रॉम द पेशेंट, टाइम ऑफ सैंपल इन रिलेशन टू द लास्ट डोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है जैसे आपने दिया तुरंत सैंपल ले लिया तो अभी वो ड्रग उतना एब्जॉर्ब ही ना हुआ हो, या इतना ज़्यादा लेट से लिए कि उसका 4-5 हाफ लाइफ क्रॉस कर गया, तो अब वो ड्रग बचा ही नहीं होगा ब्लड में, है ना। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विद द करेंट डोजिंग और डोजिंग शेड्यूल क्या है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेना है। एज ऑफ द पेशेंट, जेंडर ऑफ द पेशेंट इंपॉर्टेंट है ना। कोई और ड्रग थेरेपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि इंट्रैक्शन होगा, जैसा हम लोग देखे थे पहले के क्लासेस में भी कि कुछ ड्रग क्या है, एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट कर देंगे, और कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं तो वो क्या करेंगे कि एंजाइम इनहिबिट कर देंगे, तो ड्रग हम लोग ज़्यादा नहीं दे रहे हैं बट उसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा। रेलिवेंट डिजीज स्टेट्स को भी ध्यान में रखना है, जैसे मान लो कि अगर किसी का क्रिएटिनिन क्लियरेंस घट गया है, ठीक है, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस घट गया है अगर, तो पेशेंट का क्या होगा, ईजीएफआर ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ईजीएफआर अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो पेशेंट का जो दवा निकलना चाहिए जितना स्पीड से, उतना स्पीड से नहीं निकलेगा, ठीक है, तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। रीजन फॉर रिक्वेस्ट, लैक ऑफ इफेक्ट, रूटीन मॉनिटरिंग एंड सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी, ठीक है, इन तीनों इंडिकेशन में हम लोग करते हैं। तो ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है तुमको कि व्हाट आर द रीजंस फॉर टीडीएम, ठीक है ना। सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज नॉट वर्थ मेजरिंग व्हेन द डोज कैन बी टाइट्रेटेड। एग्जाम्पल जैसे तुम लोगों को पहले भी बताए कि मान लो ब्लड प्रेशर के लिए, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब देख के हम लोग ड्रग का लेवल पता कर सकते हैं। जैसे INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो इसको बोलते हैं, इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं, उससे जो रेशियो आता है उसी को हम लोग INR बोलते हैं, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो अगर मान लो कोई पेशेंट वारफेरिन पे है, तो आप वारफेरिन का जो लेवल है वो टेस्टिंग कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑब्वियसली, है ना। मगर अगर हम INR करेंगे तो 400 रुपये में मेरा INR टेस्ट हो जाएगा कोई भी लैब में, है ना, और उससे हमको पता चल जाएगा कि ब्लड का जो कितना अच्छा जमने का कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमको टारगेट रखना है कि INR मेरा 1.5 से 2.5 के बीच में रहे, तो वॉल्व मेरा स्टक नहीं होगा, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी तरह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन हैज़ नो कोरिलेशन विद द इफेक्ट, अकर्स विद ड्रग दैट एक्ट इरिवर्सिबली बिकॉज देयर इफेक्ट परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर द ड्रग्स हैव लेफ्ट द प्लाज्मा। तो कुछ ड्रग्स जो है ना वो हिट एंड रन ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बार MCQ हम लोग MGM में भी पूछे थे और नीट में भी ये आ चुका है MCQ, है ना, कि व्हाट आर हिट एंड रन ड्रग्स, ठीक है। तो हिट एंड रन ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका हाफ लाइफ तो बहुत कम होता है बट उनका इफेक्ट बहुत देर तक देखने को मिलता है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, बहुत कॉमन, पेंटोप्रेजोल, ठीक है ना, रेबिप्रेजोल, एस्मोप्रेजोल, लैंजोप्रेजोल, जितने तुम्हारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, होता क्या है कि ये काम एक बार कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि प्रोटॉन पंप को वापस रीजनरेट होने में टाइम लग जाता है, 18-20 घंटा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक हम लोगों के पास इसका इफेक्ट देखने को मिलता रहता है। जबकि अगर हाफ लाइफ तुम देखोगे पेंटोप्रेजोल को तो बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना, फ्यू आवर्स है।
तो 4 हाफ लाइफ में तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाना चाहिए था, मगर जस्ट बिकॉज कि जिस चीज़ को वो इनहिबिट कर देता है प्रोटॉन पंप को, उसका रीजनरेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग हिट एंड रन ड्रग्स बोलते हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कोरिलेट पुअरली विद द इफेक्ट, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में कॉज मिसलीडिंग रिजल्ट्स इन केस ऑफ बेसिक ड्रग्स एंड इफ ओनली टोटल ड्रग कंसंट्रेशन इज मेजर्ड। ठीक है, प्रो ड्रग के केस में हम लोगों को इसको देखना है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ ड्रग, जैसे हम लोग पिछला बार देखे थे ना कि लीवोडोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, उसी तरह से तुम्हारा एनालाप्रिलाट में है ना, तो इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि तुम्हारा इनएक्टिव ड्रग का इफेक्ट जो है उतना अच्छा से नहीं समझ में है। सो ड्रग्स विथ इरिवर्सिबल एक्शंस, ठीक है ना, जो ड्रग्स जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, एंटीकोलिनेस्टरेज, ये सब का जो इफेक्ट है वो हम लोगों को देखने में क्या है सही से नहीं समझ में आएगा। उसी तरह से प्रोलॉन्गेशन ऑफ द ड्रग एक्शन, एडवांटेजेस आर डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोज, मोर कन्वीनियंट एंड इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, ये सब हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है।